हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा कल का क्वेश्चन था दोस्त कि बताइए न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में दोस्त माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के राजधानी कहाँ है बाबू? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें ना तो क्या है? कीवी। क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड को देखकर क्या ख्याल आया? तो सबसे अगर ज़्यादा चारागाह कहाँ है बाबू? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, विश्व में वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक समृद्ध मात्रा में चारागाह है? तो वह देश है न्यूजीलैंड। कोई दिक्कत है? न्यूजीलैंड में ही कौन सा जल संधि? कुक जल संधि। कौन बाबू? कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन जोड़ता है? कुक जल संधि। ठीक है, चलिए दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इसी पर आज हम लोग का पूरा चर्चा होगा। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। यानी राज्य में अगर बात करें तो सबसे शीर्ष पर कौन होता है बाबू? उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है किस भाग में है? तो भाग 6 यानी भाग 6 में उच्च न्यायालय का उल्लेख है। और अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक, यानी उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 214 से 231 तक। अब मामला रहा सर राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 214 राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक, अच्छा, उच्च न्यायालय, ठीक है, 215 में है कि उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। आए दिन पेपर में हमेशा पूछता है कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, कौन सा अनुच्छेद में? तो 214। 215 में क्या है सर? तो 215 में है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। 216 में उच्च न्यायालय का गठन का मतलब हो गया, उच्च न्यायालय का गठन का मतलब हो गया कि वहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित होगा। ठीक है, होना माने गठित करना। ठीक है, अब सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब सर एक बोले कि अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब जानते हो बाबू क्या होता है? कि जो उच्च न्यायालय डिसीजन अपना दे दिया तो वह सभी जगह मान्य होगा। वह सभी जगह मान्य होगा। कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सबसे शीर्ष स्थान पर होता है। तो उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन दे दिया ना बाबू, वह सभी जगह क्या होगा? मान्य होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे दिया वह सभी जगह क्या है? अब उसका अवहेलना नहीं किया जा सकता है, उसका बायकट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना अभिलेख न्यायालय मतलब? अब सुनिएगा, कह रहा है कि अनुच्छेद 214 से 231 तक किसका जिक्र है बाबू? उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का जिक्र किस भाग में है? भाग 6 में। अध्याय कौन सा? 5। अध्याय 5। अब देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कहने का मतलब है बाबू कि ऐसा कहा गया है हमारे संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन सर मामला रहता है ना कि ये बताइए ना कि जैसे मान लीजिए आपको दमन दीव में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है,
ठीक है, दमन दीव में नहीं है सर, या पंजाब हरियाणा के कंबाइंड है। पंजाब हरियाणा के जो हाई कोर्ट है वह क्या है, कंबाइंड है, दोनों का एक ही में है। अंडमान निकोबार का कोलकाता, अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट के तहत आता है। तो सर अंडमान निकोबार में तो कोई नहीं है हाई कोर्ट, कोई डाउट? तो ऐसे ऐसे करके, या गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट किसके किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम का तो खुद है ये है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उधर ले लीजिए मेघालय हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, ये सब का था। लेकिन अब ये सब का खुद का क्या हो गया है, हाई कोर्ट हो गया है, ठीक है। अभी भी अरुणाचल प्रदेश किसके तहत काम करता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत ही। तो सर उसका तो होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित कर दिया गया, और इसके तहत कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक, तो क्या हुआ कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित हुआ, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। और अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो गया होगा। तो बताइए किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा? अनुच्छेद 231। किस संविधान संशोधन द्वारा यह पारित हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। बहुत बढ़िया। आइए, अनुच्छेद 230 में कहा गया है कि 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी। कहने का मतलब है बाबू कि अगर संसद चाहेगी तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती हैं। अब अधिकार क्षेत्र के विस्तार कहने का मतलब बाबू ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 230 के तहत संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर सकती हैं। जैसे समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे कोलकाता हाई कोर्ट है, पूरे पश्चिम बंगाल का देखता है। कोलकाता जो हाई कोर्ट है पूरे पश्चिम बंगाल का देखता है। किस, अब उसमें क्या हो गया कि इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि इसके तहत अंडमान निकोबार को भी ले लिया गया। यानी कहा गया कि आप अंडमान निकोबार को भी देखिए, किसको, कलकत्ता हाई कोर्ट को। तो यह अधिकार दे दिया गया कि आप उस अधिकार क्षेत्र दे दिया गया, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 230 के तहत, 230 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 230 में राज्यों को ये थी, संसद द्वारा उच्च न्यायालय को क्षेत्र विस्तार के लिए अधिकार दिया गया, ठीक है। कभी कहते या अधिकार क्षेत्र में क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। यानी उसका जितना दूर में था पावर, उससे ज़्यादा अगर चाहेगा कि अदर राज्य में भी मिल जाए तो उस कौन कर सकता है, सांसद कर सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 230, ठीक है। कह रहा है कि अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हम पहले ही बता दिए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में, 214। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215, ठीक। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का गठन तब 216, उच्च न्यायालय का गठन 216। कोई दिक्कत, 231 क्या है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। 230 क्या है, तो हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का विस्तार किसके द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा। कोई दिक्कत है, चलिए। अनुच्छेद 215 प्रत्येक न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ बता दिए हम। अब कह रहा है अनुच्छेद 216 प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। अब सर समझ गए कि उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में, लेकिन उच्च न्यायालय का जो गठन होगा ना तो वह किसके किसके मिलने से होगा, तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके साथ ही यानी अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेंगे। अब एक लड़का सर पूछेगा कि सर बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, यह भी क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितना है बाबू, 25 हाई कोर्ट है। यानी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा। दोस्त कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि राज्यपाल। अक्सर लड़का किस में फंसता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति में। देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इनके संख्या में वृद्धि कौन करता है, सांसद। कौन करता है, सांसद। सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं ना, उनके संख्या में वृद्धि कौन करता है। तो अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो 33 + 1 यानी 34। 33 + 1 34। 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल, 34। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में 34 न्यायाधीश किस में है, सुप्रीम कोर्ट में। कोई डाउट। इससे पहले 30 थे, इससे पहले 30 थे, लेकिन 2019 में एक अधिनियम पारित करके इनकी संख्या को में वृद्धि की गई। तो 2019 के अधिनियम से ये न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 यानी 34 कर दी गई। समझ में आ गया कि नहीं, कि कब से हो गया, ठीक है। अब देखिए करेक्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी जस्ट बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, कितने वर्ष तक बाबू, 62 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने तक, 65 वर्ष तक। इसी में दोनों को ले चल रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहेगा तो 65 वर्ष तक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कहेगा तो 62 वर्ष तक। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। अगर सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना पद त्यागना है या त्याग पत्र देना है, तो वह मुख्य न्यायाधीश को नहीं देंगे या राज्यपाल को नहीं देंगे, वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे। किसको, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। बात समझ में आ रही है ना। करेक्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश को हटाना भी होगा ना, तो राष्ट्रपति के इजाजत से ही, यानी राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। अगर वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को हटाना होगा राष्ट्रपति को, तो संसद में जाकर पूर्ण बहुमत से, यानी बहुमत लाना पड़ेगा उसके लिए, और तब जाकर इनको हटाया जा सकता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति चाहेंगे कि इस मुख्य न्यायाधीश को हटा दे तो तुरंत साइन मार करे, तुम नहीं आना कल से, तुमको बर्खास्त मैं करता हूँ। जी नहीं, इसके लिए सांसद में जाएगा लेटर, और फिर सांसद में पारित होगा बहुमत से, तब जाकर क्या होगा, उसको हटाया जाएगा। सोचिए कितना पावरफुल है। करे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है ना बाबू, कि कोई कदाचार कीजिएगा या अक्षमता के आधार पर आप में कोई क्षमता नहीं है, आप बन गए, तब आपको हटाया जा सकता है, अन्यथा आपको कोई हटा नहीं सकता है। अनुच्छेद 217 कहता है, अनुच्छेद 217 के 2 कहता है कि इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य होंगे जो भारत के नागरिक हो। अब देखिए अनुच्छेद 217 बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़रूरी। यह इतना खतरनाक है कि क्या बताऊं। सुनिएगा, अनुच्छेद 217 के 2 में, या 217 के ख कहिए या 217 के बी कहिए, ठीक है, बात एक ही है। तो 217 के ख के तहत यानी बी के तहत यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं, कि उसको कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्या पहला योग्यता होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या पहला तो उसको है कि भारत का नागरिक हो। उसके बाद में दूसरा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो।
यानी अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वह क्या किया हो, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। तीसरा है कि ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हो। यानी ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक जो पद होता है ना, उस पर वह 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो या पद धारण कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति को अन्य न्यायाधीश बना सकते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 202 के घ के तहत 202 के 3 के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। देखिएगा ध्यान से, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन पैसा दिलाता है राज्य से, यानी राज्य के संचित निधि से। देखिए, एक होता है संचित निधि, दूसरा होता है आकस्मिक निधि। तो केंद्र में संचित निधि अनुच्छेद 266 में संचित निधि केंद्र में, और केंद्र में आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। ठीक है, केंद्र में होता है। अब क्या करता है कि राज्य में जो संचित निधि होता है ना, उससे ये थी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन और भत्ता दिया जाएगा, अनुच्छेद 202 के 3 के घ में। ठीक। अनुच्छेद 223 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 223 कहता है कि अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तब कह रहा है कि रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर किसी को नियुक्ति करना होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हम मान लीजिए अन्य न्यायाधीश हैं, अब मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए तो अब कहेंगे कि हम करेंगे, तो आप कहिएगा कि हम करेंगे, आप कहिएगा कि हम मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो जी नहीं, अब इस पर राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे कि किसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। कौन डिसीजन लेंगे? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 223 में कहा गया है। अनुच्छेद 213 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने के लिए कौन? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, अनुच्छेद 224 क्या कहता है कि अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 से अधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 224 कहता है बाबू कि अगर राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य बकाया रखने के कारण सम्यक रूप से आर्थिक व्यक्तियों को 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। यानी देखिए, कार्य में अस्थायी वृद्धि करने के लिए, जिससे कार्य बहुत सारा हो गया, अगर उसमें वृद्धि करना है यानी काम करना है जल्दी जल्दी, तो उसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश है ना, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य अस्थायी वृद्धि या कार्य बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अगर बहुत वहाँ पर जाम हो जा रहा है यानी बहुत काम रह रहा है, तब क्या करेंगे? राष्ट्रपति एडिशनल जज यानी अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। नहीं होता है कि एक कोर्ट में बहुत सारा, मान लीजिए पटना हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट में बहुत सारा बर्डन है, लोड है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि काम पिछुआ रहा है, बहुत सारा लोड बढ़ रहा है इस पर, तो अपर एडिशनल यानी एडिशनल जज, ठीक है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। सारा चीज़ मामला देखिए, हटाना लाना, नियुक्ति करना, यानी हटाना लाना किसका काम है? राष्ट्रपति का। लेकिन रोकड़ा कौन देगा? राज्य सरकार के संचित निधि से। माल छोड़ेगा राज्य के संचित निधि से। कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। सुनिए, अनुच्छेद
26 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब देखिएगा, उच्च न्यायालय रीट जारी करता है यानी हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, आए दिन हमेशा पेपर में पूछ रहा है। एक तो हो गया जो उच्च न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत, 217 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 226 में है बाबू कि हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है। हाई कोर्ट वैसे तो 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जनरली हर जगह 5 देता है, कहीं कहीं 6 दे देता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक। जिसमें आप लोग रीट कहने का मतलब है कि आप लोग जानती होंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण और, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण और ठीक है, एक होता है कोई। आइए, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी आधिकारिकता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। देखिएगा, अनुच्छेद 227 कहता है, इसको पावर देता है कि उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति करता है। यानी जितना भी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र है ना, सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। कहने का मतलब है बाबू कि एगो पीठ होता है, एक खंड पीठ होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में एक, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, तो इसका पीठ हो गया कलकत्ता और खंड पीठ हो गया अंडमान निकोबार में खोल दिया। कोई दिक्कत है? नागालैंड का किसके तहत? गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत। अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत। तो गुवाहाटी में जो है ना, यह पीठ हो गया, यानी आसाम का जो हाई कोर्ट है उसका पीठ कहाँ है? गुवाहाटी में। खंड पीठ कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हो गया, ठीक है। मेघालय के तो शिलोंग में तो साइड है, नागालैंड के कोहिमा में हो गया, तो ये खंड पीठ हो गया वहां पर। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, लेकिन अगर कहे कि खंड पीठ इसका कहाँ कहाँ है, तो एक ग्वालियर में और दूसरा इंदौर में। अब भोपाल में नहीं है दोस्त, ऐसा मत मार कर आइएगा कि खंड पीठ इसका तो भोपाल तो राजधानी है, जरूर होगा जी नहीं। लड़का अक्सर कंफ्यूजन करता है, यही क्वेश्चन पूछता है पेपर में ज़्यादा कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, लड़का चहेट के मारता है कि भोपाल, ठीक है, लेकिन कहाँ है? जबलपुर। ये पीठ हो गया। आ खंड पीठ कहेगा ना तो इंदौर और ग्वालियर। इंदौर ग्वालियर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। कोई दिक्कत है? चलिए सुनिएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25, उसमें से 7 का अधिकार क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों में है। अब 25 हाई कोर्ट में से 7 ऐसे हाई कोर्ट है। पूछेगा कि कितने ऐसे हाई कोर्ट है। लड़का लोग जनरली देखिए, मैक्सिमम लड़का जाना रहता है ना कि वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, लेकिन इसमें से कह देगा कि कितने ऐसे हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट में से कितने ऐसे हाई कोर्ट है जिनका क्षेत्राधिकार 1 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है? तो 7 गो ऐसा है। कितना है बाबू? 7 गो है। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? कि 7 ऐसे 25 में हाई कोर्ट है जिनका अधिकार क्षेत्र 2 से अधिक राज्यों के लिए है। समझ में आया ना? अब आइए, कह रहा है कि अनुच्छेद 241 जो है यह कहता है कि विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। यानी संसद विधि द्वारा, संसद जो है विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। अब देखिए, 2 गो आपसे सवाल पूछेगा। एक तो पूछेगा कि भारत के ऐसे कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी संघ शासित क्षेत्र हैं जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है? बताइए, ऐसे कितने भारत के हाई कोर्ट हैं जिनके खुद का, ऐसे कितने संघीय क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरेटरीज कहिए उसी को, जिसका खुद का हाई कोर्ट है? दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़ नहीं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली,
दो ऐसे संघ शासित केंद्र शासित राज्य है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। खुद ही कहते सुनिएगा, सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता और मद्रास और बम्बई ये तीन जगह उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था बाबू? 1862 में। 1862 में सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। अब पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी वर्तमान में कौन बन रहा है? तो रांची हाई कोर्ट। रांची जो हाई कोर्ट है वह वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन रहा है। ठीक है। तो सिचुएशन अगर पेपर में अगर रांची हो तो रांची टिक करिएगा, अगर पेपर में रांची नहीं हो तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1866 में। खुद ही कहते मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यह तीनों का स्थापना 1972 में हुआ था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। और तीनों राज्य का हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? तीनों राज्य में हाई कोर्ट का गठन 2013 में हुआ था। 2013 में। यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसको याद रखिएगा दोस्त कि मेम त्रिपुरा में, मे से मेघालय, म से मणिपुर और त्रि से त्रिपुरा। मेम यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है। यह तीनों राज्यों में मेम त्रिपुरा में 2013 से रह रही है, यानी 2013 में हाई कोर्ट का गठन किया गया। इन तीनों राज्यों का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। 1972। खुद ही कहते, कोई डाउट? अब देखिए, अगर कहे आपसे कि यहाँ तक तो हो गया, पटना हाई कोर्ट का स्थापना पूछता है 1916 में। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916। गुजरात और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट, देखिए बम्बई वाला तो 1862 में हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर कहेगा कि गुजरात में हाई कोर्ट का गठन कब हुआ तो 1960 में। 1960 में। कोई दिक्कत है? अभी कहा है सर कि महाराष्ट्र से ही गुजरात का हुआ था, अलग हुआ था, पहले तो एक ही में था। तो जब अलग हुआ तब इसका अपना क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का हाई कोर्ट 2019 में। 2019 में। कोई दिक्कत है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? 2019 में। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त देखिएगा, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 233 के फर्स्ट में यानी पहला में ए में कहा गया है बाबू कि अगर मान लीजिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, हाई कोर्ट जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके कहने पर? हाई कोर्ट के कहने पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए पटना तो हाई कोर्ट हो गया, अगर सासाराम हो गया या जो भी जिला में, हर जिला में कोर्ट होता है ना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होगा, तब कौन करेगा? तो ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 233 के फर्स्ट के तहत राज्यपाल करेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर ही, यानी उनके परमिशन से ही, सलाह से ही राज्यपाल करेंगे। कोई दिक्कत? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 एक में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। आज के ये सेशन में रहा पूरा उच्च न्यायालय से हो गया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा और क्वेश्चन। बॉम्बे जो हाई कोर्ट है ना बाबू, यह किसको किसको संभालता है? 7 बोले ना, 7 ऐसे उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार संभालता है या अधिकार क्षेत्र उसके नियंत्रण में है। पहला कौन है बाबू? बॉम्बे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के तहत कौन कौन आता है? तो गोवा और दादर नगर हवेली।
दादर नगर हवेली और दमन दीव, यानी दादर नगर हवेली या दमन दीव एक ही हो गया है 2019 के अधिनियम से। ठीक है, 2019 के अधिनियम से दोनों एक हो गया है 2020 में, 1 जनवरी 2020 से दोनों का मर्ज करके एक कर दिया गया। तो गोवा और दमन दीव एक कब हो गया? 1 जनवरी 2020। ठीक है, सॉरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव, गोवा नहीं। गोवा का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। गोवा का स्थापना 1987 में। गोवा का हाई कोर्ट जो है किसके अधीन आता है? मुंबई के, यानी मुंबई हाई कोर्ट के अधीन आता है गोवा का सारा न्यायालय के कार्यभार। तो ये हो गया पहला। दूसरे स्थान पर देखिए कलकत्ता। कलकत्ता किसको किसको देखता है बाबू? तो कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है वह पश्चिम बंगाल को तो देखबे करता है, अंडमान निकोबार को, अंडमान और निकोबार को। तो यह कई बार पूछता है कि अंडमान निकोबार न्याय क्षेत्र किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। वहीं पर दे देगा चेन्नई हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, सॉरी चेन्नई हाई कोर्ट, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऐसे ऐसे देगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के तहत आता है। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत कौन आता है बाबू? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड किसके तहत आता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कोई डाउट? यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत असम तो अबे करेगा, खुद गुवाहाटी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आ जाता है। अब केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट के तहत बाबू, तो केरल और लक्षद्वीप। देखिए केरल के पास में देखिए कौन है? लक्षद्वीप है। एकदम ऐसे याद कीजिए मैप से, केरल के पास में लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप और केरल किसके अधीन में? केरल हाई कोर्ट के अधीन में। ठीक है। अच्छा, अगला है मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु और पुदुचेरी। तमिलनाडु के साइड में बगल में है पुदुचेरी, छोटा जगह, तो पुदुचेरी किसके पास जाएगा? तमिलनाडु के पास। याद हो रहा है कि नहीं? अच्छा, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का कंबाइंड है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ भी आ जाता है इसी के तहत, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तहत। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कंबाइंड है, एक हो गया। और इसके तहत पंजाब का भी आता है, हरियाणा का भी आता है, चंडीगढ़ का आता है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का स्थापना 1966 में। याद हुआ क्या? पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कोई दिक्कत है? तब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी स्थापना कब हुआ था? 1966 में ही। कोई दिक्कत है? अब आइए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। अब जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 2019 के अधिनियम से क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। तो 2019 में ही वहाँ पर क्या हो गया? हाई कोर्ट का गठन किया गया। पहले से ही था, सॉरी, वहाँ हाई कोर्ट पहले से ही था। ठीक है, इधर नहीं हुआ है, पहले खुद का उसका हाई कोर्ट था। तो मतलब कि जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का अंतर्गत कौन आता है? तो जम्मू कश्मीर देख लेगा अपना, और लद्दाख को बगल में खींच लेता कि आ बेटा छोटा सा है, आ जा तू मेरे पास। कोई दिक्कत है? तो याद हुआ क्या? तो बताइए बॉम्बे के तहत, बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत कौन कौन आता है? तो दमन दीव और दादर नगर हवेली और गोवा। ठीक है, 2 गोवा गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के तहत तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। अगर कहेगा कि ये गुवाहाटी के तहत तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है। अगर पूछेगा कि बताइए सबसे अधिक किसका क्षेत्र विस्तार है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का। क्वेश्चन निकल गया कि नहीं? सबसे अधिक 2500 हाई कोर्ट में पूछेगा कि किस हाई कोर्ट का, भारत में किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का। कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट का। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। सुनिए, भारत के कितने ऐसे उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? तो 7। कितने? 7, सॉरी 3। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता एक से अधिक राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? ओ, भारत के ऐसे कितने हाई कोर्ट है जिसके अधिकारिता क्षेत्र विस्तार वाले 7 है। अब उसमें से कितने हैं
जिसका उसमें कोई भी संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं है। तो जैसे पहला ले लीजिए गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं। दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें महाराष्ट्र और गोवा। तीसरा है पंजाब एवं हरियाणा। तब सुनिए बता रहे हैं, अब बॉम्बे कट जाएगा, इसलिए बॉम्बे कट जाएगा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव एक करके अब बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत कर दिया गया, तो अब कट जाएगा। कहीं कि घटना चक्र का बुक है तो थोड़ा सा प्रीवियस हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा, तो इसके तहत चंडीगढ़ जोड़ दिया गया, तो ये भी कट गया। तो एक केवल हो गया, कौन हो गया? गुवाहाटी। कौन हो गया ना? कोई दिक्कत? तो यही था। चलिए दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सेशन रहा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भूगोल की ओर। चलिए दोस्त, अब हम पढ़ते हैं विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियाँ, बहुत सेशन जो है जबरदस्त रहने वाला है, सुनिएगा। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है बाबू? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि वर्तमान में दजला फरात नदिया के किनारे इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, कौन सी नदी के किनारे? दजला फरात नदी। तो आइए आज हम लोग विभिन्न प्रकार के नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं विश्व के। देखिए, नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? नदियों को। अब काहे सर सभ्यता का पालना इसको कहा जाता है? क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यता होता था, यानी सभ्यता का निर्माण नदियों के किनारे ही होता था। जैसे सर सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता मिस्र नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, यानी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे। कभी कहते मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि, मेसोपोटामिया, ठीक है। और सुनिएगा, चीन में कौन सा सभ्यता था बाबू? चीन में कौन सा सभ्यता था जो कि हुआंगहो नदी के किनारे था? जो चीन की सभ्यता, चीन की हुआंगहो नदी के किनारे। तो ये सब सभ्यता के किनारे, नदियों के किनारे सभ्यता था, इसलिए इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसको? नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों के आद्य भूमि कहने का मतलब बाबू कि यहीं से सभी धर्मों का उत्पत्ति हुआ है, लगभग एशिया महाद्वीप से ही। यहाँ की सुनिएगा, दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। आ गया ना? दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, एवं जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता था ना बाबू, वर्तमान में वहाँ पर इराक शहर है। कौन सा शहर बाबू? इराक शहर। तो यह पेपर में हजारों बार पूछ चुका है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ पर था वहाँ पर वर्तमान में कौन सा देश है? तो इराक शहर, इराक देश। इराक के राजधानी बगदाद, इराक के राजधानी बगदाद। सुनिएगा, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ है, यानी सिंधु की घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता कहिए, वह कौन से? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसिकियांग, यानी यांगटीसी नदी जो है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटीसिकियांग। यह कहाँ है बाबू? तो चीन में। यह चीन से प्रवाहित होते हुए किस महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर में, ठीक, गिरती है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूछ देगा कि बताइए यांगटीसिकियांग नदी की लंबाई, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर है। मेकांग नदी, जो कि तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के युवान प्रांत होकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है,
वह मेकांग नदी है। कौन बाबू? मेकांग नदी है। इसका लंबाई की बात करें तो 4763 किलोमीटर है। 4763 किलोमीटर है यह, जबकि एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? मेकांग नदी। इसकी लंबाई 4763 किलोमीटर है। यह देखिए कौन कौन, अब पूछेगा कि मेकांग नदी कौन कौन से देश से होकर प्रवाहित होती हैं, तो देखिएगा यह कहाँ से बाबू, तो तिब्बत के पठार से निकलती हुई चीन, तो पहला याद रखिए कि चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और उसके बाद में दक्षिण चीन सागर में क्या होती हैं? गिर जाती हैं। ठीक है, यानी चीन सागर में जाकर गिर जाती हैं। साल्विन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान के बर्तबान की खाड़ी में मिल जाती हैं, यानी अंडमान सागर में जाकर गिर जाती हैं। कौन सी नदी बाबू? साल्विन नदी। तो पूछेगा कि कौन सी नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है, तो साल्विन नदी। कौन नदी? साल्विन नदी। और साल्विन नदी की लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। कितना है बाबू? 2400 किलोमीटर। और साल्विन नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा बनाते हुए कहाँ पर गिर जाती हैं? तो अंडमान सागर में। कहाँ पर बाबू? अंडमान सागर में गिर जाती है। अमूर नदी, अमूर नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अमूर नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह क्या होती है कि अमूर नदी 2900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई चीन एवं रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं। अब देखिए चीन और रूस के बीच सीमा बनाती हुई अमूर नदी क्या करती हैं कि प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो इसको मैप पर विजुअली देखते जाइएगा ना, जैसे चीन हो गया, चीन के ऊपर में हो गया रूस, तो चीन और रूस के बीच सीमा बनाते हुए कहाँ गिर जाती हैं? प्रशांत महासागर में। तो इजली आपको अगर मैप पर इसको ताक कर माइंड में रखेगा ना तो हमेशा याद रहेगा। ठीक। अच्छा, सिंधु नदी, सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। सिंधु नदी जो है यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल आदि नदियों का जल मिलता है। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में पहले क्या होता है कि पाकिस्तान में ही इसमें सतलज नदी आकर मिल जाती हैं। किस में? सिंधु नदी में। अब सर थोड़ा सा समाचार विस्तार में देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी निकलती है बाबू? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी निकलती है तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। अब सिंधु नदी की लंबाई जब 2880 किलोमीटर है तो यह ऊपर की होते हुए भारत के ऊपर, ठीक है, यानी यह तिब्बत से निकलकर ऊपरी साइड से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में कौन पड़ती हैं? तो झेलम, चिनाब, और उसके बाद में रावी। कौन? झेलम, चिनाब, रावी। अब झेलम और चिनाब दो नदियाँ जो है ना, यह कहाँ से निकलती हैं बाबू? तो ये सब जम्मू कश्मीर। सतलज नदी जो है ना, यह तिब्बत से ही निकलती हैं। सतलज नदी तिब्बत से ही निकलती हैं। अब यह तिब्बत से ही भी निकलती हैं। कौन सी? सतलज नदी। कौन सी दरा से भारत में प्रवेश करती हैं? सतलज नदी कौन से दरा से प्रवेश करती हैं बताइए? सिपकिला दरा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बड़ा सिसिक के रोती है, ठीक है। तो बड़ा लाचा, ठीक है, सिपकिला और रोहतांग दरा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सिपकिला दरा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बता लाइए कि सतलज नदी भारत में कौन से दरा से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दरा से। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में यांग्याप दरा होकर प्रवेश करती हैं। यांग्याप दरा होकर प्रवेश करती हैं। यांग्याप दरा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। समझ में आया क्या? अब सिंधु नदी उधर से आ रही है, इधर से सतलज हो रही है, इधर झेलम, चिनाब, रावी, ये सब भारत से ही निकलती हैं। ठीक है, भारत से ही निकलती हैं।
ये सब का होती है ना कि झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों नदियाँ सतलज, चारों नदियाँ सतलज में आकर मिल जाती हैं। चारों नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सतलज नदी में आकर मिल गई। और सतलज नदी उठी, आई कहाँ पर चल गई बाबू? सिंधु नदी में मिल गई। समझ में आ गया बात की कहानी के? अब इसको मैप में अगर आप देखिएगा ना तो एकदम टॉप पर सबसे ऊपर कौन हो गया? सिंधु नदी, उसके बाद में झेलम, उसके बाद सिंधु के बाद चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास, और तब सतलज नीचे। हाँ, कोई दिक्कत है? और तब यह जाकर फिर क्या करती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी में मिलती है पाकिस्तान में, और तब सिंधु नदी किस में मिल जाती है? अरब सागर में। किस में? अरब सागर में। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया ना। देखिए, सिंधु उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकलती गई है, इसलिए पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पर थे ना, काबुल में गिरने के बाद अरब सागर में गिरने से पहले, हाँ देखिए, अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी में ये सब पांचों नदियाँ आकर मिल जाती हैं। ठीक है, अब एक यहीं पर देखिए एक और चीज़ छूट रहा है जो कि आपको बताना चाहिए। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, अब एक पूछता है कि सिंधु जल समझौता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक के, यानी विश्व बैंक के अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक, तो 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ तो इसमें क्या किया गया? निर्णय क्या लिया गया कि टॉप के जो 3 नदियां हैं, ऊपर के 3 नदियां कौन कौन सर? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां का पानी 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, और इन 3 नदियों का 20% पानी यूज करेगा भारत। समझ में आ गया? अब नीचे जो 3 बच रही है, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, 3 नदियां नीचे जो बच रही है, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। बात समझ में आया? 1960 के सिंधु जल समझौता याद आ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ तक था कहानी। देखिए, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा नहर निकली हुई है। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा विश्व में सिंचित क्षेत्र कहेगा तो पाकिस्तान पूरा के पूरा सिंचाई से है, समृद्ध है। वहाँ हर पार्ट में पानी पहुँच जाता है। पाकिस्तान के मोस्टली हर इलाका में पानी पहुँच जाता है सिंचाई के लिए, इसलिए उसे नहरों का देश कहा जाता है। किसको? पाकिस्तान को। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन धारा कहलाती है। एक और चीज़, इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, इसे म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। यानी म्यांमार का इसे क्या कहते हैं बाबू? जीवन धारा कहा जाता है। और गुजरात का लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, 1400। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2704 किलोमीटर, 2704 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। 851 किसका है? कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। बताइए, तो 851 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है? आप लोग जल्दी से बताइए, बताए हैं ना? सुनिएगा, चीन के उत्तर में बहने वाली हांगहो नदी, कृष्णा का तो बता दिए, 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1465 हो गया गोदावरी नदी के। दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, और दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितना है? 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कोई दिक्कत है? तो बताइए, हैं? तो बताइए कि आप लोग किसका? 851 किलोमीटर फिर किसका है? ठीक है। देखिए, चीन के उत्तर में बहने वाली हांगहो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। चीन के उत्तर में बहने वाली हांगहो नदी, कौन सा? हांगहो नदी जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण, इसके जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। इसे पीली नदी कहते हैं। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। इसे ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती है। ये छोड़िए, सुनिए। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी कहाँ के? म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो कि बंगाल के खाड़ी में आकर गिर जाती है। श्रीलंका देखिए रहे, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। टिग्रिस नदी तुर्की में स्थित है। टिग्रिस नदी तुर्की में है, जो कि टॉरस पर्वत से निकलती है। टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है? टॉरस पर्वत से निकलती है। यह नदी तुर्की सीरिया में बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी में मिलकर इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। तो इतना ध्यान रखिए कि टिग्रिस नदी कहाँ है बाबू? कहाँ पर? तुर्की में। टिग्रिस नदी तुर्की में है। ठीक है। देखिए, सर दरिया और अमू दरिया, सर दरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। यानी सेंट्रल एशिया में 5 देश कौन कौन बाबू? तो देखिए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान कहिए। ठीक है, यानी 5 देश है जो कि सेंट्रल एशिया के देश है। सेंट्रल एशिया के देश है। ठीक है। अब सेंट्रल एशिया में कौन सा? तो सर दरिया, अमू दरिया। सर दरिया, अमू दरिया। सर जैसन हमू ऐसन। तो सर दरिया, अमू दरिया। अमू माने हमू दरिया। तो सर अगर दरिहन तो हमू दरम। तो सर दरिया, हमू दरिया कहाँ की नदियां हैं? मध्य एशिया की नदियां हैं। मध्य एशिया की नदियां हैं। कौन कौन? सर दरिया, अमू दरिया। बहुत सुंदर। देखिए, ये मध्य एशिया से अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिर जाती हैं। कौन से सागर में? अरल सागर। तो यह पूछता है कि कौन सा ऐसा सागर है जो पूर्णतः लैंड लॉक्ड है? अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। सवाल पर सवाल साहब, सवाल पर सवाल, यही तो होता है डिस्कशन। ठीक है। तो अरल सागर ध्यान रखिएगा इस बात को, जो कि पूर्णतः लैंड लॉक्ड है। ठीक है। आमूर, लीना और ओब नदियां रूस में प्रवाहित होती हैं। आमूर नदी, लीना और ओब नदियां रूस में प्रवाहित होती हैं। यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। कौन सी? आमूर, लीना और ओब नदियां यह रूस में प्रवाहित होती हैं। यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां का नाम बताइए। तो देखिए, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदी, उसके बाद में जुआरी, मांडवी नदियाँ भी, ये सब कहाँ होती है? अरब सागर में ही गिर जाती हैं। ठीक है। तो ये सब मेन चीज़ 4 ही याद रखेगा: साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बहुत सुंदर। देखिए, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है बाबू? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई बता दिए। अब आइए इधर, यूरोप की सबसे लंबी नदी बाबू वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इसका उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है। अब बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? वल्दाय की पहाड़ियों से होता है, तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है बाबू? कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कौन सी? वोल्गा नदी।
वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कह रहा है कि डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब नदी। इसका उद्गम जर्मनी से होता है और यह काला सागर में मिल जाती हैं। यानी डेन्यूब नदी जर्मनी से निकलकर काला सागर में गिर जाती हैं। ठीक है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में मिलती है। यूराल जो नदी है बाबू, यह दक्षिण यूराल पर्वत से निकलकर, यह अभी यूरोपे में है। यूराल पर्वत कहाँ है? यूरोप में। तो यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिल जाती हैं। अब कैस्पियन सागर का बात आया तो कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? 3,84,000। 3,84,000 कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल हो गया इतना किलोमीटर स्क्वायर। अब सर बात हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा झील है? कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक। अब सर रह गया एक और सवाल कि कैस्पियन सागर से कितना देश सीमा साझा करता है? कराती, KRATI। के से कजाकिस्तान, R से रूस, A से अजरबैजान, T से तुर्कमेनिस्तान, I से ईरान। यह 5 जो देश है, याद रखिएगा, यह कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है, या दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। ठीक है। आइए, पो नदी इटली में प्रवाहित होती है। पो नदी कहाँ पर बाबू? इटली में प्रवाहित होती है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है। अब सुनिएगा, यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन है बाबू? राइन नदी। यूरोप की कौन सी नदी है जो कि सबसे व्यस्ततम है उसका जलमार्ग? तो राइन नदी। इससे बहुत ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टेशन होता है राइन नदी से। सुनिए, रोन नदी जिनेवा से होकर बहती है। देखिए, राइन नदी कहाँ पर है? जर्मनी में। लेकिन अगर कहेगा कि रोन नदी कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। कोई दिक्कत है? भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। सुनिएगा, पो नदी को इटली के गंगा कहते हैं। टाइबर जो नदी है, यह इटली से निकलकर, यानी एपिनाइन पर्वत कहाँ है? इटली में। एपिनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में मिलती हैं। कौन सा बाबू? टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत से निकलकर कहाँ पर? भूमध्य सागर में मिल जाती हैं। रोम नगर इसी नदी पर स्थित है। तो रोम इटली के राजधानी रोम, और रोम के इटली के मुद्रा का नाम लीरा। इटली के राजधानी जो रोम है ना, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के। टाइबर नदी किस पर्वत से निकलती है? तो एपिनाइन पर्वत। एपिनाइन पर्वत कहाँ है? तो इटली में है। एपिनाइन पर्वत से निकलकर टाइबर नदी कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाला देश का नाम सुनिए, कौन कौन है? तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, मिस्र है। ठीक है। उसके बाद में इजराइल है। ठीक। इजराइल के बाद में हो गया सीरिया हो गया। उसके बाद में ग्रीस हो गया, इटली हो गया, ये स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है। ये सब जो देश है, यह भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाला देश है। लेबनान हो गया। ठीक है। पुर्तगाल ऊपर में साइड में हो जाता है उधर। ठीक है। पुर्तगाल नहीं सीमा साझा करता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? टेम्स नदी के किनारे। कौन सा? टेम्स नदी। अब सुनिएगा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी। ठीक। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली। भूटान के मानस नदी। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में छोटे बड़े लेकर 572 द्वीप है। यानी अंडमान और निकोबार में छोटे बड़े द्वीप लेकर कुल कितने द्वीप है? 572 है। कितना?
अब सर अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? हेलमंद नदी। कौन सा? हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। महावेली गंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब आगे हम लोग करेंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं का पूर्ण परिचय लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं और किस क्षेत्र से संबंधित हैं। हम लोग उसी पर आज चर्चा करेंगे। सुनिएगा, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो है ना बाबू, यह 2014 में स्टार्ट हुआ था। कब? 2014 में। चलिए दोस्त, तो नमामि गंगे कब शुरू हुआ? 2014 में। 2014 में यह जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। किस मंत्रालय द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका शुरू करने का? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, यानी गंगा नदी में जो भी पॉल्यूशन हो जाता है ना, उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए या साफ करने के लिए क्या किया गया था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में ही शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब? 2014 में हुआ था। 2014 में यह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक का खाता होना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य था कि सभी बैंक में कम से कम, सभी परिवारों के लिए बैंकों में कम से कम एक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अगर पूछेगा कि 2020 तक यानी 26 फरवरी 2020 तक इसमें कितने खाते खोले जा चुके हैं बाबू? तो 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, सुनिएगा, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है। यानी अगर आप जनधन योजना के तहत खाता खुलवाइएगा तो आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्लस 30,000 रुपये का जीवन बीमा होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए, देश में मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2014 में। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद ग्राम आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। तो आप लोग देखते होंगे कि गांव में जो गांव बहुत सारा सुविधा हो जाएगा, यानी जिस गांव में सभी चीज़ों का सुविधा हो जाएगा, कहने का मतलब है कि वहाँ पर बैंक, एटीएम, वहाँ पर नल जल का अच्छा व्यवस्था, वहाँ पर पंचायत का अच्छा व्यवस्था, तो वैसे गांव को क्या कहेंगे? आदर्श ग्राम कहेंगे। वैसे गांव को आदर्श ग्राम। हर सांसद को, ठीक है, अपने कार्यकाल में 3 गांव यानी 2019 तक 3 गांव एक सांसद को आदर्श ग्राम बनाना था। ठीक है, और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। इसका उद्देश्य है किसका? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण की जयंती कब? 11 अक्टूबर को। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को। कौन सा योजना? तो मिशन इंद्रधनुष योजना। अब सर इसका उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी इसके तहत 7 बीमारियों वाला टीका लगता था। किसके तहत? तो मिशन इंद्रधनुष अभियान। अब पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। किससे? टीकाकरण से। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 7 बीमारियों, कौन कौन सा? तो डिप्थीरिया, काली, खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करना होगा। ठीक है, अब हृदय योजना सुनिएगा। हृदय योजना क्या होता है? तो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को शुरू किया गया 2015 में।
अब सर हृदय योजना जब 2015 में शुरू हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था? तो चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को धरोहर को फिर से जीवित करना। यानी चयनित 12 सांस्कृतिक धरोहर को, कुछ मेन इम्पोर्टेंट भारत के 12 चयनित कौन सा धरोहर, जो भी सांस्कृतिक धरोहर स्थल है ना, उसको पुनः जीवित करना। कहने का मतलब है कि उसका रिपेयर करके, मरम्मत करके उसको फिर से जीवित करना, यह हृदय योजना का उद्देश्य था। 21 जनवरी 2015 को यह शुरू हुआ था। हृदय का फुल फॉर्म पूछेगा तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। यानी लिंगानुपात बढ़ाना कहने का मतलब है कि बिटिया को मार देते हैं, उसको नहीं मारना, यानी ये लिंगानुपात में वृद्धि करना और लैंगिक समानता को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, बढ़ावा देना ताकि लड़का लड़की एक समान हो। कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी जो भी छोटे छोटे उद्यम है ना, रोजगार धंधे जो नहीं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, उसको क्या करना? उसके विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। इसके तहत 3 प्रकार के दिया जाता है लोन। एक तो होता है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। शिशु कहने का मतलब है कि जो सबसे कम एज का होता है उसको शिशु कहा जाता है, और किशोर जो 18-20 साल का होता है उसको किशोर कहा जाता है। तरुण जो जवान होता है एकदम, ठीक है, 30-35 साल के, वो तरुण होता है। तो इसका उससे मतलब नहीं है। इसके तरीका से, यानी मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा से। ठीक है, कौन कौन सा? तो शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु के तहत 50,000 रुपया दिया जाता था। यानी शिशु के तहत आपको कोई भी कुटीर उद्योग चलाना है ना, तो उसके लिए वित्तीय सहायता 50,000 था। अच्छा सर, किशोर के तहत 5 लाख रुपया, किशोर के तहत 5 लाख रुपया, और तरुण के तहत 10 लाख रुपये दिया जाता था। यह मुद्रा योजना का क्या लक्ष्य था? मुद्रा योजना के द्वारा दिया जाता था। अगला है उजाला योजना। कौन सा बाबू? उजाला योजना। अब उजाला योजना सर था क्या? सुनिएगा, 1 मई 2015 को शुरू हुआ था। उजाला योजना मतलब उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए एलईडी का उपबंध कराना। यानी उद्देश्य था कि बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। यानी एलईडी बल्ब के कम मूल्य पर वितरण करना उज्ज्वला योजना का यही उद्देश्य था। यह कब शुरू हुआ था? 2015 में। ठीक। अटल पेंशन योजना, कौन सा बाबू? अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। अटल पेंशन योजना का कब हुआ था बाबू? 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 50,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी इसके तहत क्या हुआ कि 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा रुपए के आधार पर 1,000 से 50,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। वही है अटल पेंशन योजना। ठीक, तो इसका एज पूछता है कि एज क्राइटेरिया अटल पेंशन योजना में कितने से कितने उम्र तक? तो 18 से 40, याद रखे जा, पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 से 5,000 तक आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं बुढ़ापे में। ठीक, यह अटल पेंशन योजना का उद्देश्य था। अमृत योजना, कौन सा बाबू? अमृत योजना। अमृत योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो अमृत योजना 2015 को प्रारंभ किया गया था। कब? 2015 को। अब बताइए, अमृत योजना में 2015 में प्रारंभ किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो अमृत योजना का उद्देश्य था कि सुनिएगा पहले, अमृत का फुल फॉर्म सुन लीजिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले 500 शहरों में
आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना में किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। कब? तो 2015 में 100 स्मार्ट सिटी बनाना, ठीक, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के क्विज को समाप्ति यहीं पर करते हैं और मेरा कल के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं और इसकी लंबाई कितनी है? आप इस पर ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और खुद लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो छोड़ें तो ज़रूर एक लाइक बटन दबा दें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।